आप सभी को नमस्कार। छाया पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है एईडीओ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। ये एईडीओ एग्ज़ाम के लिए है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 14 अप्रैल से एग्ज़ाम है। तो चलिए सेट को का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, आप देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है 100 में। अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है, बस अब रिवीजन का टाइम है और आप सेट लगा के देख सकते हैं आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5 का कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। ऑप्शन है 1912, 1936, 1947 या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1912। 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। और 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग राज्य बनाया। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल और 1 अप्रैल 1936 बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। और 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ, यानी झारखंड राज्य का गठन हुआ। आगे का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विक्रय वर्धित कर, लाभ वर्धित कर, या परिचालन वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, या फिर ई नंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य वर्धित कर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या है? इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्या वो हैं या नहीं है। 1 नंबर में है केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। 2 में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। 3 में है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। 4 में राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो ऑप्शन ए में है 1 और 3, बी में है 1, 2, 3, 4, सी में है 1, 2, 3, डी में 2 और 4, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को आप लोग समझें। क्वेश्चन है कि उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या इन चारों में से वो हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मतलब जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, ये चारों नहीं है। इसे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन से सदस्य, मतलब कौन भाग लेते हैं, किसके द्वारा ये किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होता। इसका हिस्सा कौन नहीं होता? मनोनीत सदस्य इसका हिस्सा नहीं होता। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य जो है इसका हिस्सा नहीं होता।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। मतलब निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है, मनोनीत सदस्य नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बना? मतलब बिना किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बना, मतलब वो कौन थे? तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह या बीपी सिंह या चंद्रशेखर। ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। इस चंद्रशेखर जो थे वो 8वें प्रधानमंत्री थे। वो बिना किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना प्रधानमंत्री बने थे। और आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह या सिलिकॉन या फिर मतलब ई नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर जो है लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से 8 जो तत्व हैं, 8 तत्व ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में क्या पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है ना। कितना ऑक्सीजन पाया जाता है? ये पाया जाता है 46.8%। कितना पाया जाता है? 46.8%। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी डैश में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो कन्याकुमारी कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। आगे देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या? आगे देखते हैं, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था या साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांवों की निम्न जाति के विरुद्ध चलाया गया कदम, डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये धोबी नाई बंद सामाजिक बायकॉट जो था वो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसमें जो थे किसके प्रयत्नों से ये चलाया गया था? इसका नाम था गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। इनके जो प्रयास थे, इनके प्रयास से 1918 में अवध उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में हुआ क्या था कि इस सभा में किसानों को जो है जमींदारों तथा वो तालुकदार का जो शोषण किया जाता था उसके विरोध में इसे संगठित किया गया था। और इसमें जो है इसी क्रम में हुआ क्या था कि प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद सामाजिक आंदोलन को चलाया गया था। आगे देखते हैं, आगे 8 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चकेऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन 1 है कहलगांव रेलवे स्टेशन, बी पीरपंती रेलवे स्टेशन, सी अम्मापाली रेलवे स्टेशन, डी प्रयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। कहता है कि कौन सा भागलपुर से मिर्जा चकेऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके लिए आप लोगों को बिहार का मैप देखना चाहिए। ऑप्शन है पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या फिर ई नंबर। तो इसमें कौन सा हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिया। आप जब मैप देखेंगे तो उसमें पूर्णिया जो है नेपाल से सटा हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसमें कहा है कि वह जिला कौन सा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती, तो पूर्णिया नहीं करती, मधुबनी करती है, किशनगंज, सीतामढ़ी करता है। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार के जो 7 जिला है, 7 जिला जो हैं, 7 जिला वो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। वो कौन कौन से जिला हैं मैं बोल देती हूँ एक बार। वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया। ये सातों जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, पूर्णिया नहीं करती है। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया। ये 7 जिला हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता। बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता, वो कौन सा जोड़ा है। पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना वैशाली। पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। इसमें कहता है कि कौन मेल नहीं खाता है, तो पटना वैशाली जो वो मेल नहीं खाता है, और सारे जो हैं वो मेल खाते हैं दक्षिण गंगा क्षेत्र से। आगे का हम लोग देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं। किस जिले में जो है धारवाड़ चट्टानें नहीं। ऑप्शन 1 नवादा, जमुई, गया, कैमूर या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 11 नंबर का हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है कि नहीं है, मतलब बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं। तो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान है ना, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान किस तरह बिहार में पाए जाते हैं और कौन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, फिर हम इस ऑप्शन में आते हैं। धारवाड़ चट्टान जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में जैसे कि जमुई, नवादा, मुंगेर, गया, राजगीर, ये सब में कौन से चट्टानें पाए जाते हैं, धारवाड़ किस्म के जो है धारवाड़ अग्नि चट्टान पाए जाते हैं। कौन से ज़िले में, जमुई, नवादा, मुंगेर, गया और राजगीर। तो ऑप्शन में क्या है आपका, नवादा है, जमुई है, गया है। इसका मतलब यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। बच कौन जाता है, कैमूर। तो कैमूर इसका सही आंसर हो जाएगा। कैमूर में धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। कैमूर और रोहतास में जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कैमूर और रोहतास में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, वो विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। बिहार में किसने दिया था नेतृत्व 1857 के क्रांति को। ऑप्शन 1 है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने जगदीशपुर से किया था। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर आरा के ये क्या थे, ये जमींदार थे। और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास जो है इनकी आखिरी लड़ाई थी, अंतिम लड़ाई इन्होंने लड़ा था 23 अप्रैल को। कब लड़ा था, इसकी आखिरी लड़ाई थी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास इनकी मतलब अंतिम लड़ाई थी।
और आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाना था? नाम बताइए। मतलब बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? किसने बनाया था? तो इसका किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? उनका नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो बधवा राम, कार्यानंद शर्मा, पीसी जोशी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कार्यानंद शर्मा। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर, सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का सही आंसर बताएंगे। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राय बहादुर सतीश चंद्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र थे। आगे देखते हैं कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित देख सकती है? कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित देख सकती है? AI, डीप फेक, चैट, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा AI। आगे देखते हैं किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने किसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? कहता है किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? इसका ऑप्शन है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, गुयाना, बुरुंडी, पराग्वे, तुर्की, स्वीडन, इटली। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी तुर्की, स्वीडन, इटली। आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है? मायोपिया बीमारी किससे संबंधित होती है? आँख से, गला से, कान से या नाक से? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आँख से। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से जो बीमारी है वो आँख से संबंधित होती है। और इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी के जो लोग होते हैं उसे नज़दीक की वस्तु वो देख पाता है, वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता। उनसे क्या होता है, नज़दीक की वस्तु वो देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। और इसके इलाज के लिए, इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष जो है वो आँख से संबंधित है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन 1 है पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पादप कार्यकी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी है। इसे वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। आगे हम लोग देखते हैं गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर का रंग नारंगी जो है वो क्यों होता है? क्योंकि यह विशिष्ट मिट्टी से बनता है, इनमें कैरोटीन होता है,
यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता, या पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कैरोटीन होता है। गाजर में नारंगी रंग होने का जो कारण है उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन है। और गाजर में जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग जो होता है, लाल रंग वो किस वजह से होता है? कोई गाजर नारंगी रंग होता है, नारंगी जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है, और लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन। एंथ्रोसायनिन के कारण क्या होता है? ये लाल रंग होता है, और कैरोटीन के कारण नारंगी रंग होता है। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ऑप्शन 1 है कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, और सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका में पानी की मात्रा। कोशिका में पानी की मात्रा जो है, मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र जो है खुलते हैं, बंद होते हैं। रंध्र मतलब स्टोमेटा। ये पानी में मतलब पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण ये खुलते और जो है बंद होते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर में होता है कितना होता है? 70% पानी, 20 से 30% पानी, या 10 से 20% पानी, या 30 से 40% पानी। तो मानव शरीर में कितना पानी होता है? लगभग 70% पानी होता है। आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर जो भोजन है उसे ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइजेस्टिव एंजाइम। भोजन को ब्रेक डाउन करने में जो करने वाले उत्प्रेरक हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। उसे मतलब भोजन को जो तोड़ने वाले काम करते हैं वो कौन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब पाचन एंजाइम कहते हैं उसे। वो जो है पाचन एंजाइम क्या करते हैं? खाने हुए मतलब जो भोजन जो हम लोग खाते हैं, वो खाए गए जो भोजन होता है उसे तोड़ने में मतलब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और तेज करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन जो है प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, जो पोषक तत्वों को मतलब इससे क्या होता है कि पोषक तत्व जो है वो पदार्थ में बदल जाते हैं, और फिर इसका मुख्य पाचक एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज इसमें बदल जाते हैं। इसका मुख्य पाचक कौन सा होता है? मुख्य पाचक एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। तो इसका सही आंसर होगा, जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं वो कौन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। आगे देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम थायमिन, कोबालामिन, या नियासिन, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर बताएंगे। 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। और हम लोग देखते हैं कि विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। और कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जल में, और कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, इसे जानते हैं।
जल में जो घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। जल में कौन घुलते हैं? बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, यहाँ मैं लिख देती हूँ। B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन। और विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन का नाम है बी और सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है, वसा में इसका नाम है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के ये जो है वसा में घुलनशील है। और बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन के हम लोग रासायनिक नाम देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम को थायमिन कहते हैं। और B2 जो है उसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये वाला विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन सी अस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी एक्रोकैल्सीफेरोल। विटामिन ई टेकोफेरोल। विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन के किसको कहते हैं? फाइलोक्विनोन। तो ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद रखिएगा। एग्जाम में किसी तरह घुमा के पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे कितने कुछ रासायनिक नाम दे दिया, उनमें से एक का पूछने के लिए बताया, तो इस तरह से पूछ सकता है। आगे 24 नंबर का देखते हैं कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है, इसका नाम है एस्पार्टेम, सेक्रिन, सुक्रोज, एलिटेम। तो इसका सही 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रालोज, सी नंबर। 25 नंबर का हम लोग देखते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन 1 है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 या 14 के बीच, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। प्रबल अम्ल तथा दुर्लभ क्षारक से जो बने पीएच मान होते हैं वो 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो उदासीन होता है वो 7 होता है। हम लोग देखते हैं अब 26 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ऑप्शन 1 है सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। आगे देखते हैं, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कहता है सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में से 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। इसे कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। आगे देखते हैं, आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर पढ़ देती हूँ। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य दो में जो है, एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा?
तो ऑप्शन है आसुत जल, बी अम्ल, सी क्षार, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षार। मतलब तीन परख नलियों में से जिस परख नली में क्षारीय विलयन होगा उसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। जिसमें क्षारीय होगा उसमें क्या हो जाएगा? लाल लिटमस नीला हो जाएगा। वही पूछता है कि 3 परख नलियाँ दी गई है, आसुत जल है, अम्लीय है और क्षारीय है, 3 है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? किसमें नीला हो जाएगा? जिसमें क्षार वाला रहेगा उसमें नीला हो जाएगा। आगे देखते हैं, एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की जो गंध है वो किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरिका। एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो सिरका के समान होती है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? कौन सा कण है 31 नंबर का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण। अल्फा कण जो है वो धनात्मक रूप से अवशोषित होता है। आगे देखते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र की जो नाभिक होती है उसकी दूरी लगभग जो है 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी वो भी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और किसका? रेटिना की दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है ए पीला, बी बैंगनी, सी नीला, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। विचलन यानी इसका आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसका विचलन सबसे कम होता है। आगे देखते हैं, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 34 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष एक मतलब वो एक ऐसा स्थिति है जो पास की वस्तु से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई जो है नहीं देता है। और मायोपिया जो है वो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? उसकी स्थिति रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि वो रेटिना के सामने बनता है ना। इसकी दृष्टि कहाँ बनती है? रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना के सामने बनता। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है इसका अवतल लेंस का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर, वॉट। विद्युत धारा का इकाई
विद्युत धारा का इकाइयाँ बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। विद्युत आवेश का इसमें से हम कुछ बता देते हैं। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलॉम जो होता है, कूलॉम वे विद्युत आवेश का होता है। वोल्ट जो है, वोल्ट होता है विद्युत विभव का, और शक्ति का होता है वॉट। वॉट का किसका होता है? शक्ति का, वॉट। विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। और यहाँ पे पूछा है विद्युत धारा का, तो एम्पियर होगा। आगे देखते हैं विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ए है वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी वोल्टामीटर और डी पोटेंशियोमीटर और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 36 नंबर का सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। आगे हम लोग 37 नंबर देखते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? इसका ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्कोप है। आगे देखते हैं भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? चावल का, चाय का, तिलहन का या दाल का? तो किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाल का। भारत जो है दाल के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। आगे देखते हैं भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था? 92 से 97, 1997 से 2002 या 1990 से 1995। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 से 2002। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक जो है इसका समय था पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना में 9वीं पंचवर्षीय योजना की कितना था? 1997। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। आगे देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। यहाँ पे कहा है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। यदि राष्ट्रीय आय की जनसंख्या से मतलब उसमें जो भाग देते हैं तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो आय क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 में किस राज्य में हुआ? भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन जो है 2014 में कहाँ पे किया गया? किस राज्य में किया गया था?
गुजरात, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश कहाँ पे किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन। आगे देखते हैं, इनमें से किसने कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक क्या है, मिथक है। ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, वी के आर वी राव या राम मनोहर लोहिया या दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देती हूँ। इनमें से किसने कहा था कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक जो है, ये कहा कि विकास का घोतक यह एक मिथक है। ये किसने कहा था? ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। जो सकल राष्ट्रीय आय जो है जीएनआई, इसकी कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त जो औसत के रूप में जो प्रति व्यक्ति आय होता है, ये विकास का घोतक है, ऐसा मतलब कहता है। यह एक मिथक है, यह एक मिथ है। किसने कहा था? ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ये राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1977 में। और इसका जो अंत्योदय कार्यक्रम जो शुरू किया गया था सबसे पहले राजस्थान में 1977 में, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों में मतलब गरीबों में जो अत्यधिक गरीब है उसे ऊपर उठाना, मतलब गरीबों में भी जो गरीब है उसे उनको ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम जो है लाया गया था राजस्थान में। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? मतलब एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी साथ में आंसर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आपका कितना सही हो रहा है। 100 क्वेश्चन है टोटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायत मतलब एक पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का मतलब पंचायती राज संरचना का क्या करती है? संचालन करती है। ये अनुच्छेद 243 बी में इसमें कहा गया है कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत में क्या किया गया है? त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर का, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती हैं? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकारी आयोग, सलाहकारी समिति। तो सरकार जो है क्या गठित करती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा इसका? वित्त आयोग। इसमें जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, है ना, राज्यपाल जो है क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद
जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वो भारत जो हमारा संविधान है, हमारे देश का भारतीय संविधान, इसके अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? 243 आई के द्वारा इसका वित्त आयोग का गठन किया गया है। आगे देखते हैं 5 वर्ष में जो गठित होती हैं, ये पंचायती राज वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्षों में गठित समिति वित्त आयोग है। इसका 243 आई होता है। अब आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में, मिजोरम, मेघालय, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 47 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। इसमें कहता है कि कौन नहीं है, इसमें से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, विधेयक को पारित करना होता है। डी में है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसमें कहता है कि कौन जो है वो सही नहीं है। 48 नंबर में कहता है ये धन विधेयक के बारे में कि कौन सा सही नहीं है। तो बी नंबर जो है ये सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। मैं इसे फिर से दिखा देती हूँ। इसमें कहता है कि कौन सही नहीं है, ये धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसमें से ये जो है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। इसकी शुरुआत जो है वो लोकसभा से होती है। और ये सही है कि 14 दिनों के भीतर वो मतलब राज्यसभा को 14 दिनों का जो दिया जाता है नोटिस, उसके बाद उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 49 का, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मतलब ना हो और राष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के लिए माने जाते हैं, उसे स्थापित किया जाता है जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो अब इसमें देखते हैं 50 नंबर में, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 50 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। यहाँ कहता है कि सदन के अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो है राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का मतलब क्या हो जाएगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति ही क्या होगा? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है।
इसीलिए इसमें कहा गया कि वो अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का जो है अध्यक्ष वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? ये पुराना करंट अफेयर है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो है अरुण गोयल। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? सबसे लंबे समय तक जो है लोकसभा का सदस्य रहा। ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी, पीएम सईद, इंद्रजीत गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर 2353 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता। ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा का जो है ये सदस्य रहे थे, इंद्रजीत गुप्ता। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमों तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुकदमे तथा कार्यवाही। अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है। आगे देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, क्या बनाता है? एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, क्या बनाता है? एक संघ बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वो जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिया गया था कितना है? 395, 22 भाग है ना, 8 अनुसूचियाँ। अब 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर में सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोवा, श्रीनगर, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ए गोवा। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मतलब गोवा राज्य में कहाँ पे है? मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप है। कौन सा द्वीप है? चोराओ द्वीप, चोराओ द्वीप पर है। इसका नाम जो है, इस सलीम अली जो नाम रखा गया है, इसका नाम एक पक्षी विज्ञानी, इसका नाम था डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन जो है सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य। आगे हम देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के घटक हैं। अम्ल वर्षा के घटक क्या है? NHO3, H2SO4, CO2 या फिर ए और बी दोनों। तो 58 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अम्ल वर्षा के घटक है, अम्ल वर्षा के घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के डैश जिले में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा के डैश जिले में है। तो कहाँ पे है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? मयूरभंज में है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिला में है। 60 नंबर का देखते हैं, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, गोवा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गोवा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि गोवा में है, ऑप्शन में गोवा नहीं है। आगे देखते हैं, IUCN मुख्यालय कहाँ है। IUCN मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, 5, 10% या 15% या इनमें से जो है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना होता है, 10% ऊर्जा का जो है अवशोषित होता है। 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। मतलब एक पोषी से दूसरे पोषी में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है, 10% ऊर्जा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के बारे में बोलना है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। 61.80, 71.25, 50.50 या 51.50%। तो कितना इसका सही आंसर हो जाएगा, 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51.50 महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार। और इसमें से हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि बिहार की जो साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर कितना है, 61.8%, 61.8% है। और बिहार में जो पुरुष और महिला साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर बिहार में पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है ना। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, 51.50 यानी 51.5%, पुरुष है 71.2% और साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे जो अधिक अनुसूचित जाति कौन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, संथाल, कोल, भील या गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा भील। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है किसका है, भील का है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1872, 1909 या 1911 या फिर 1921। तो भारत में प्रथम जनगणना जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो प्रारंभ है कब किया गया था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो किया गया था, प्रारंभ किया गया था 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जो है इसे नियमित रूप से मतलब जो 10 साल, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनसंख्या का आकलन प्रारंभ हुआ, जो अभी आज भी जारी है 10 साल के अंतराल वाला, ये कब हुआ, ये हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में ये जो है इस प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसकी जनगणना कराई जाती है और प्रारंभ हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो आगे देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत है श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी। यूरोप का ये पर्वत श्रृंखला है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप का पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत जो है कहाँ पे है, यूरोप में है और इसका विस्तार कहाँ पे है,
स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। कहाँ कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, और ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। आगे हम लोग देखते हैं 67 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा या ऑप्शन नंबर ई। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ये 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, पुराना करंट अफेयर। आगे हम लोग देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्टर बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? कैलिफोर्निया प्रदेश से संबंधित है। 69 का देखते हैं, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा किस देश में है? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वेनेजुएला में है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में है। 70 नंबर में है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर शुक्र। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का सबसे सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है ना। शुक्र चमकदार ग्रह है, भोर का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, इसे जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसे। और भोर का तारा, इवनिंग का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो ये है, कौन है? शुक्र है। आगे हम लोग देखते हैं 71 नंबर में, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ए नंबर है पृथ्वी और सूर्य, बी पृथ्वी और चांद, सी बृहस्पति और सूर्य, डी प्लूटो और सूर्य। तो 71 नंबर का सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? किसकी दूरी खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होता है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर होता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 72 नंबर का देखते हैं कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 49 किलोमीटर। 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर जो है क्या है? अधिक है। अब हम लोग देखते हैं 73, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ढाका, हुगली, रिसडा या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था रिसडा में। 73 का आंसर हो जाएगा सी,
भारत का पहला जूट प्रसंस्करण उद्योग जो है कोलकाता के निकट रिसरा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता के रिसरा नामक जगह पे। और आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा कौन से जंगल हैं? सागवन के जंगल पाए जाते हैं। बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर्वाधिक सागवन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये 2000 जो है 21 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस अनुसार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसमें मध्य प्रदेश होगा, सर्वाधिक सागवन पाया जाता है, सागवन जंगल। हम लोग देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। 75 नंबर में क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। क्योंकि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट। कौन से क्षेत्र होता है? ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु के तट, फिर जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। आगे देखते हैं हम लोग 76 नंबर में क्या है क्वेश्चन। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश में से कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25, 33 या 39? 76 नंबर का कितना आंसर है? बी, 33। आगे देखते हैं, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में जो पहलगांव है वो किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, लित्तर या चिनाब? तो किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है झेलम नदी के किनारे। कश्मीर का जो पहलगांव है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। आगे हम लोग देखते हैं 78 का, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला सबसे, गुजरात का जो कच्छ जिला है वह देश का सबसे बड़ा जिला है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? मतलब कौन सी पहाड़ी है जहाँ पे जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो आपस में मिलती हैं? तो अजंता, सतपुरा, अन्नामलाई या नीलगिरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में मिलते हैं, तो ये है नीलगिरी। आगे हम लोग देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 1 है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? तो क्या राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकॉफ
लॉर्ड ऑकलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के जो मतलब उनका जो प्रयास था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से और विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा 1829 में जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को बंद करने का कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1829 में। अब देखते हैं नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? मतलब नील खेतिहर मजदूर जो थे उनकी दुर्दशा के बारे में बताया गया इस पुस्तक में। नील दर्पण के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, दीनबंधु मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। तो 82 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक जो नील दर्पण है उसकी रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करशनदास मूलजी या बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहब अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये किए थे बाबा साहब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जो है ये कब हुआ था? 1924 में ये पत्रिका है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। अम्बेडकर साहब की और भी पत्रिका है, मूकनायक, समता, जनता, प्रभुत्व भारत, ये सब उनके पुस्तक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और ये इनकी पत्रिका था बहिष्कृत भारत। और भी अन्य पत्रिका है, क्या है मैंने अभी बताया, मूकनायक, समता, जनता, प्रभुत्व भारत। आगे देखते हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका नाम है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो लिखा गया था भारतीय स्वतंत्रता जो सेनानी थी, गर्मपंथी नेता थे जो लाला लाजपत राय, वो उनके द्वारा ये लिखा गया था। उनके लेखक थे लाला लाजपत राय। इसे गर्मपंथी नेता कहा जाता है। और हम लोग आगे देखते हैं महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? 1856, 1858, 1859, 1860। कब आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र? ये आया था 1858 में, है ना। 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र आया था। और महारानी का जो ये घोषणा पत्र है कहाँ पे पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जो लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय 58 में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क, कौन सा पार्क? मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ा था। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1757, 1857 या 1930 या 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857। इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 को। 87 नंबर का देखते हैं निम्न में से कौन सा
ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, नहीं बोल रहा है, नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 87 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। ये सभी कारण थे। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का जो प्रयास किया जा रहा था, ये भी 1857 की क्रांति को सुलगाने का एक कारण था। और जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया जाता था। समुद्र पार वो लोग नहीं जाना चाहते थे, इसे अपमान समझते थे, तो ये भी एक कारण था। भत्ते जो उनका जो भत्ता था उसे मतलब उससे रोक दिया जाता था, तो ये भी एक कारण था। ये कारण नहीं था कि अधिकारियों की अक्षमता। तो आगे हम लोग देखेंगे 88 नंबर का, शिवाजी के पिता का नाम था। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम था, ऑप्शन है दादाजी कोंडदेव, संभाजी और शहाजी मालोजी। तो शिवाजी के पिता का नाम था, क्या नाम था उनके पिता का नाम? आप लोग बताएंगे। शहाजी, उनके पिता का नाम था शहाजी। आगे देखते हैं 89 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान था? मतलब किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? ऑप्शन 1 है कृष्णदेव राय, महाराणा प्रताप, शिवाजी या जसवंत सिंह। तो 89 का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अष्टप्रधान मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके सलाहकार परिषद को क्या कहा जाता था? उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें है कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था। जो शिवाजी के शासन तंत्र में जो विदेश मंत्री होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सचिव या मंत्री, अमात्य या फिर सुमंत, क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें सुमंत कहा जाता था। और कुछ जान लेते हैं कि जो मंत्रियों के जो नाम थे शिवाजी के शासनकाल में, पेशवा कहा जाता था। जो राज्य का प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा कहा जाता था। और जो वित्त या राज्य मंत्री होता था उसे अमात्य कहा जाता था। राजा का जो प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा कहा जाता था। और वित्त या राज्य मंत्री जो होता था उसे क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। और फिर जो और गृह मंत्री कहा जाता था, वाक्यान्वेष को गृह मंत्री। सचिव जो होते थे, जो राजकीय पत्र व्यवहार वाला जो काम करते थे, उसे सचिव कहा जाता था। और जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। सुमंत या फिर दबीर भी कभी कभी कहा जाता है। कहीं कोई क्वेश्चन में लिखा जाता है किसी बुक में दबीर या फिर सुमंत, है ना? दबीर या फिर सुमंत कहा जाता था किसे? विदेश मंत्री को। और जो सेनापति होते थे, उन्हें मतलब रसद, सेनापति या सर-ए-नौबत, ये सब के नाम से जाना जाता था जो सेना में भर्ती होते थे। और जो उस समय के विद्वान थे उसे पंडित राव की उपाधि दिया जाता था। विद्वान को जो धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान वगैरह सब देते थे, है ना? न्याय का जो कार्य करता था वो तो न्यायाधीश होते ही थे। राजा के बाद जो न्याय का कार्य करता था उसे न्यायाधीश कहते थे। आगे हम लोग देखते हैं 91 का, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। कौन इंगित नहीं करता है? खराज, खम्स, उस्र, मुक्तई। तो 91 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खम्स। खम्स जो है
वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। आगे हम लोग देखेंगे मोरक्को यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला, सुबह उल अश, तारीख रशीदी, रियाज उस सलातीन किस नाम से जाना जाता है? जो इब्न बतूता का वृत्तांत है, आप लोग इसके बारे में बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो है इसे रेहला के नाम से जाना जाता है। और ये जो इब्न बतूता है ये 1333 में इब्न बतूता किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था 1333 में। इनकी जो यात्रा वृत्तांत है इसे रेहला के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ऑप्शन है कन्नौज, बी कालिंजर, सी बीदर, डी दौलताबाद। तो ये अपनी राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली से कहाँ ले गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कब ले गया था? ये 1327 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अब हम लोग 94 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या असम? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। 95 नंबर है महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 5 या 18? इसकी संख्या मानी जाती है 18, है ना। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर करेंगे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ। 97 नंबर का क्वेश्चन है त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या बौद्ध धर्म? तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ये जो त्रिपिटक है ये 3 भागों में जो बांटा गया है उसे त्रिपिटक कहते हैं। जो भगवान बुद्ध थे उनके ग्रंथ हैं ये, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं का जो संकलन किया गया था उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, तो उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। जैसे एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। 3 कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। आगे हम लोग देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म। 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये त्रिरत्न है, 3 रत्न है। ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जो त्रिरत्न का जो है ये क्या है? 3 रत्न जैसे समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान और समग्र चरित्र। समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान, समग्र चरित्र, ये त्रिरत्न किसका है? जैन धर्म का। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। आगे देखते हैं पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे?
पाटलिपुत्र में जो हुआ था जैन संगति, उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमति, स्थूलभद्र या सुधर्मन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जो जैन संगति बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। ये लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये हुआ था। अब आगे देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इस सेट का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है? जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ पे है? कहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था? मनेर, राजगीर, पावापुरी या जालान फोर्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। 468 बीसी में 72 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। वो स्थान था पावापुरी, राजगीर के पास, राजगीर के समीप जो है ये जगह है पावापुरी। उन्होंने अपना शरीर का यहाँ पे त्याग किया था। और महावीर को जो है कैवल्य का जो ज्ञान है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जृंभिक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? जृंभिक ग्राम में। तो ये था पूरा 100 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया अच्छे से। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने जो प्रैक्टिस सेट चार किया, जिस तरह से मैं आंसर को इसमें टिक की और जो ऑप्शन हुए, जो भी डिटेल मैंने लिखा, मैंने उसमें लिखा था। लेकिन जब वो वीडियो मतलब वो क्लास लाइव थी, तो लाइव के समय जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन बाद में मैं देखी तो उसमें फिर जो है वो नहीं दिख रहे हैं कि मैंने कौन से आंसर टिक किया है, मैंने क्या लिखा है, वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे आवाज़ को समझ के उस क्लास को देखेंगे और उसमें मैंने जो आंसर बोला है वो क्लियर है। तो एक टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, मैं उसे सुधार कर लूँगी, अब इसमें नहीं होगी। तो एक सूचना थी, देनी थी, जो आप लोगों को लगेगा कि मतलब बोल रही है बस, आंसर कुछ दिख नहीं, लिखा हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने लिखा था बट वो दिखा नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल। तो आगे आप लोग क्लास में बने रहना और सारे क्वेश्चन को करना। 100 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए आप अपने देख सकते हैं कि आपके 100 में से कितने सही हुए। इसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर करिएगा 14 अप्रैल के लिए। और मैं और भी क्लासेस लाऊंगी। आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे क्लास चाहिए मेरे से। मैंने ज्योग्राफी की क्लास सीरीज चलाई हुई है, मैं उसे भी पूरा करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे आके। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।